हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आश्चर्यजनक रहा है और ये मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के तुलना में काफी अलग भी रहा है। सऊदी अरब अपने दूर दूर तक फैले बंजर रेगिस्तानों को खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ बना दिया है और बंजर रेगिस्तानों को उपजाऊ बना पाने की इस कामयाबी को बेझिझक इस देश का एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, खासकर तब जब इस देश में हर साल 4 सेंटीमीटर के करीब ही बारिश होती हो। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि कैसे और क्यों सऊदी अरब अपने वीरान और बंजर रेगिस्तानों को खेती बाड़ी के लिए हरा भरा बना रहा है। वीडियो के अंत तक आपको इन दोनों सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। वैसे तो सऊदी अरब में दूर दूर तक फैले वीरान रेगिस्तानों के कारण सऊदी अरब को डेजर्ट किंगडम भी बुलाया जाता है। इस देश का संपत्ति तब से बढ़ने लगा जब से यहाँ तेल का खोज किया गया और तेल को बेच बेच कर ये देश दुनिया भर से अरबों डॉलर्स कमाने लगा। कमाए हुए इन अरबों डॉलर्स का इस्तेमाल इस देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने और देश के लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। और सऊदी अरब के इकोनॉमी में हो रहे इन्हीं खर्चों में से एक बड़ा खर्चा है सऊदी अरब के लोगों के फूड का डिमांड को पूरा करने का खर्चा। और फूड के इस डिमांड को पूरा करने के लिए सऊदी अरब को हर साल सऊदी के टोटल फूड डिमांड का 80% फूड्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करके अपने कंट्री में मंगवाना पड़ता है। सऊदी अरब में एग्रीकल्चर उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा है जो देश की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना और सऊदी के फूड्स के डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहने के खतरे को कम करना चाहते हैं। 1970s में सऊदी अरब ने अपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत की और अपने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस के कारण 1990s तक सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े गेहूं एक्सपोर्टर्स में से एक बन गया। सिर्फ गेहूं का ही लीडिंग एक्सपोर्टर नहीं बल्कि फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफी बड़ी क्वांटिटीज में एक्सपोर्ट करने लगा और साथ ही डेट्स यानी खजूर जो कि पहले से ही सऊदी अरब अपने खजूर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वैसे जरा आप सऊदी अरब के बारे में सोचिए, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? चांसेस है कि आपके भी दिमाग में सऊदी अरब की तपती हुई धूप और उमस भरी क्लाइमेट और चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान आ रहा हो। हालांकि अब साल 2023 में सऊदी अरब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा देश गेहूं का इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बन जाता है। अगर हम गहराई में जाकर देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि सऊदी अरब में साल 1970 से कुछ न कुछ अलग जरूर चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि सऊदी अरब में आखिर क्या अलग हो रहा है। सबसे पहले तो सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी को काफी प्रमोट किया है, जिससे कि सऊदी के लोग बढ़ चढ़ कर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे हैं, जिसके लिए सऊदी अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका है। सऊदी अरब ने मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए अपने तेल से कमाए हुए पैसों को खर्च करके फार्मिंग एक्सपर्ट्स के मदद से काफी सारे इरिगेशन नेटवर्क्स, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज और साथ ही सऊदी के लोगों को मॉडर्न फार्मिंग सिखाने के लिए काफी सारे एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी खोल चुका है। पूरे सऊदी अरब में खाली रेगिस्तानों के बीचों बीच कई सारे गोल आकार के ग्रीन फील्ड्स बनाए गए हैं और इन गोल आकार के ग्रीन फील्ड्स के अंदर खेती की जाती है। सरप्राइजिंगली पिछले 50 से 55 सालों में सऊदी अरब ने तकरीबन अपने 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के सूखे रेगिस्तानों को खेती करने लायक उपजाऊ जमीन बना दिया है। असल में शुरुआती दौर में जब पानी के लिए इन रेगिस्तानों में खुदाई किया गया तब कुछ जगहों पे लगभग 1 किलोमीटर के खुदाई के बाद पानी के रिजर्व्स पाए गए,
जो कि जमीन से 1 किलोमीटर नीचे पानी के एक्वीफायर्स में फंसे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पानी कहां से आया। असल में लगभग 10,000 साल पहले सऊदी अरब का एरिया घास के मैदानों और जंगलों से भरा हुआ जगह हुआ करता था और उस दौरान यहाँ बारिश भी काफी ज्यादा हुआ करता था। और पिछले कई सालों से सऊदी अरब का गवर्नमेंट सऊदी अरब के पानी के जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं 10,000 साल पुराने पानी का इस्तेमाल कर रहा है। और इन 10,000 साल पुराने पानियों का इस्तेमाल करने का तरकीब काम भी आ रहा है। सऊदी अरब इस पानी का उपयोग बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी और दूध के उत्पाद को बढ़ाने के लिए कर रहा है। वैसे जमीन के नीचे मौजूद इन पुराने पानियों को इनके एक्वीफायर्स से निकालकर खेतीबाड़ी में इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम सिर्फ एनर्जी को पानी में बदल करके ही बनाया जाए ये जरूरी नहीं है। खेतीबाड़ी में सिंचाई के लिए बेस्ट तरीकों में से एक तरीका सेंटर पिवोट इरिगेशन मेथड है और लकीली सऊदी अरब इस मेथड का इस्तेमाल काफी अरसे से करता आ रहा है। और इस मेथड को कोलोराडो के फ्रैंक जेबेक नाम के फार्मर द्वारा बनाया गया था। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, सेंटर पिवोट इरिगेशन सिस्टम। सबसे पहले इस मेथड में खेती के लिए गोल शेप के क्रॉप फील्ड्स को तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस फील्ड के बीचों बीच पिवोट पॉइंट बनाया जाता है। पिवोट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके चारों तरफ कोई मशीन या कोई चीज घूम सके और इस पिवोट पॉइंट तक जमीन से पानी को निकाल कर पहुंचाया जाता है। जिसके बाद पिवोट पॉइंट से जुड़े लंबे पाइप को जमीन के चारों तरफ घुमा घुमा कर इरिगेशन को सर्कुलर तरीके से किया जाता है। सिर्फ पानी के ही छिड़काव करने में नहीं बल्कि ये पिवोट पॉइंट्स हर्बिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी छिड़काव करने के काम आते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मशीन का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे इरिगेशन सिस्टम में काफी ज्यादा एफिशिएंसी लाया जाता है। और सऊदी अरब तो पिछले 50 सालों से सेंट्रल पिवोट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जमीन के नीचे मौजूद इन एक्वीफायर्स के पानी कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे में ये सवाल आता है कि जिन इलाकों में एक्वीफायर्स के पानी खत्म हो जाएंगे उन इलाकों में खेती कैसे की जाएगी। अगर सऊदी अरब के पश्चिमी पहाड़ी इलाकों को देखा जाए तो यहाँ के एक्वीफायर्स के पानी लगभग खत्म होने वाले हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस इलाके का अधिकतर बारिश का पानी समंदर में जाकर बर्बाद हो जाता है। और लगातार बर्बाद हो रहे इन पानियों का कमी सऊदी अरब को जरूर खलता आ रहा है, जो कि खेतीबाड़ी के लिए भी पानी के कमी का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन अपने देश के लोगों का डिमांड पूरा करने के लिए सऊदी अरब जरूरत के हिसाब से अच्छे प्लान्स भी बनाता आ रहा है। जैसे कि सऊदी अरब ने अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में एग्रीकल्चरल लैंड्स को खरीदकर उन पे अपने फल और सब्जियों को उगा रहा है और फिर इन फल और सब्जियों के मौजूदा मार्केट प्राइस के मुकाबले काफी कम कॉस्टिंग पे ही इन्हें उगाकर इन देशों से अपने देश में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंपोर्ट कर रहा है, जिससे कि सऊदी अरब को काफी फायदा भी होता आ रहा है। अगर हम सऊदी अरब के हिस्ट्री पे नजर डालें तो जब अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बढ़ा था तब सऊदी के गवर्नमेंट ने बेदोइन ट्राइब्स के लोगों को एक जगह पे सेटल कर दिया था। बेदोइन ट्राइब्स यानी कि कंजर आदिवासी लोग। और सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने इन कंजर आदिवासी लोगों के आबादी को एक साथ अलग जगह पे सेटल कर दिया था, जिसके बाद से इन आदिवासी लोगों के पालतू शाकाहारी जानवर इन इलाकों में काफी ज्यादा चराई करने लगे। इतना ज्यादा ओवरग्रेजिंग की एक वक्त पे यहाँ मौजूद घास फूस बिल्कुल ही खत्म हो गए और ये पूरा इलाका एक बंजर रेगिस्तान बन गया। हालांकि जिन इलाकों में इन आदिवासी लोगों को सेटल किया गया था उन इलाकों का हाल देखते हुए दो सऊदी प्रिंसेसेस ने इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स मोना हमीद और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नील स्पेकमैन। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ 8 साल रहे और इन इलाकों में मौजूद कई सारे मकानों पे पक्के का छत बनवाया, जिससे कि
बारिश के पानी को बचाया जा सके। साथ ही कुछ डैम्स और पानी को बचाने के लिए शैलो डिचेस यानी नाले बनवाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रोजेक्ट का फंडिंग को साल 2016 में कम कर दिया गया, क्योंकि इन इलाकों में उतनी बारिश नहीं हो रही थी और ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ गया था। लेकिन वापस साल 2018 और 2019 में इन इलाकों में वापस बारिश होने लगी, जिसके बाद यहाँ पहले से बनाए गए छत, डैम्स और नालों के मदद से बारिश के पानी को बचाकर इन इलाकों में सूखे पड़ रहे मिट्टियों को काफी उपजाऊ बनाया जाने लगा। जिसके बाद ये सब देखते हुए सऊदी के गवर्नमेंट ने वापस इन इलाकों के लिए एक अलग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जिससे कि बारिश के पानी को समंदर में बहकर जाने से बचाया जा सके, और इस नए प्रोजेक्ट का नाम अलबिदा प्रोजेक्ट रखा गया। वैसे अगर इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब के पूरे वेस्टर्न कोस्ट को कवर किया जा सके तो लगभग 3 करोड़ एकड़ जमीन को खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के लिए इसमें सऊदी अरब को अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करने होंगे, और अगर ये कर पाने में सऊदी अरब कामयाब हो जाता है तो अभी वर्तमान में सऊदी अरब का जितना एग्रीकल्चरल कैपेसिटी है वो 6 गुना से ज्यादा हो जाएगा, और साथ ही इससे सऊदी अरब का जीडीपी में 5% से ज्यादा का बढ़ोतरी भी होगा। वैसे सऊदी अरब पानी के कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरा तरकीब भी आजमा रहा है, जो कि समंदर के नमकीन पानी को पीने के पानी में बदलने का तरकीब है। और इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट अपने देश में ऑलरेडी कुछ डिसैलिनेशन प्लांट्स भी लगा चुका है, और आने वाले वक्त में और भी डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने वाला है, जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। वैसे समंदर के पानी को डिसैलिनेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है थर्मल गैस का इस्तेमाल करके, और दूसरा तरीका है मेम्ब्रेन बेस्ड रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके, जो कि बिजली के मदद से ऑपरेट किया जाता है। और ये ऐसे बिजली से ऑपरेट होता है जिसको न्यूक्लियर पावर के मदद से जनरेट करना पड़ता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस प्रोसेस में जमीन को हरा भरा बनाने के लिए सबसे पहला जरूरत है पानी का, और पानी को पहले डिसैलिनाइट भी करना जरूरी है। लेकिन पानी को डिसैलिनेट करने के लिए जरूरत है ढेर सारे न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी कि डिसैलिनेशन के प्रोसेस में भी सऊदी अरब को काफी मोटा रकम खर्च करना पड़ेगा। वैसे सेंटर पिवोट इरिगेशन सिस्टम और डिसैलिनेशन के मेथड्स के अलावा सऊदी अरब अपने एग्रीकल्चरल रिसर्च पे भी काफी खर्च कर रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब का एग्रीकल्चरल सिस्टम और भी ज्यादा इम्प्रूव हो और इन्हें सस्टेनेबल भी बनाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्द ही हम आपके साथ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में वापस मिलते हैं।